Class 8 History, Chapter 4 Tribals, Dikkus, and the Vision of a Golden Age. Students, tribals, it means in a simple word we can say Adivasi in Hindi. So, Adivasi are those people, those who are following their traditions from their ancestors. जो लोग जंगल में रहते थे पहले आदिवासी लोग वो लोग जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते थे ये ट्राइबल्स है वो अभी तक उन ट्रेडिशंस को उन लैंग्वेज को उनके जितने भी कल्चर्स थे ड्रेस कोड्स थे सो स्टिल दे आर ट्राइंग टू फॉलोइंग इट so that people were known as the tribals. So, a tribal, what it means? A tribal is a social division in a traditional society consisting of families or communities linked by social, economic, religious, or blood ties with a common culture and typically having a recognized leader. How did the tribal groups live? So finally we are going to discuss about now that ये जो tribals लोग थे वो कैसे जीते थे उनकी life क्या थी. So the first point is झूम cultivation. झूम cultivation जो है वो mainly फॉरेस्ट एरिया में या फिर पहाड़ों में किया जाता है. इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं वो पहले जंगल को काट करके वो एरिया क्लीन कर देते हैं. पहले तो उसके फिर बर्न करते हैं. उसके जलने से जो राख होता है उसे फिर वो लैंड सरफेस पे छिड़क देते हैं जिससे वो थोड़ा और कल्टीवेट हो जाता है. उसके बाद वो उसमें खेती करते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरे एरिया को सर्च करते हैं फिर वहां जाके सेम प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. तो वो घूम घूम करके हर जगह पे इस तरह के कल्टीवेशन को करते हैं इस तरह के फार्मिंग करते हैं जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं. सो झूम कल्टीवेशन इट मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हाई एरियाज and inside this farmers do farming in a piece of land surface under the forest area. They clean the forest area and then they do the cultivation. Next, again they move towards the some another place. The another point is somewhere hunters and gatherers. So what happened here? Tribal लोग और क्या करते हैं इसके अलावा वो जानवरों का शिकार करते हैं जैसे दे हंटेड डियर पिग एसेट्रा एंड गेदर फॉर देयर सर्वाइवल. तो वो इस तरह के जानवर को मार करके फिर उसे पका करके इस तरह से खाते हैं. तो दीज आर द ट्राइबल्स. द अनदर इंपॉर्टेंट वर्क व्हाट दे ईट. It's about it. The next one is some way herders. So many tribals lived by herding and grazing animals. They are nomads. तो ये क्या करते हैं मेनली कुछ जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान मूव भी करते हैं जिनसे इनकी लाइफ चलती है ट्राइबल्स की. प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश विथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब हम लोग ये देखने चाह रहे हैं कि ट्राइबल्स की लाइफ ओके फाइन ठीक है वो अपने जंगलों में रहते हैं अपने में खुश रहते हैं अपने सारे काम करते हैं जिनसे उनकी जीविका चल पाए. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन ट्राइबल्स ने क्या प्रॉब्लम फेस किया. फर्स्ट पॉइंट दे वांटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स. तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो होने की जगह उनके जो ये ट्राइबल्स है वो एक जगह पे सेटल हो जाएं और फार्मिंग का काम करें जो कि ट्राइबल्स के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्राइबल्स क्या करते थे वो घूम घूम कर खेती करते थे. दूसरा ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि जिसके कारण वो घूम घूम कर खेती करते उसके कारण टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता इन लोगों के साथ. दैट्स व्हाई द Britishers they want that as people engage in shifting cultivation move around a lot so calculating tax is very hard. Next, the third point was this that settled cultivation in those areas where water was scarce. अब ट्राइबल्स के लिए ये भी बहुत दिक्कत की बात थी कि जहाँ पे ऑलरेडी पानी की इतनी कमी है वहां पे इन लोगों को ब्रिटिश जो थे वो सेटल करवा रहे थे जिसके कारण वो और प्रॉब्लम फेस करते. फोर्थ, झूम कल्टिवेटर्स हु वेर फोर्स्ड टू टेक अप सेटल कल्टिवेशन सफर्ड बिकॉज देयर फील्ड्स हार्डली गेव गुड इल. तो झूम कल्टिवेटर्स जो थे वो उनको फोर्स किया जा रहा था कि एक जगह पे आप रह करके खेती किया करो लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो लैंड सरफेस था वो उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं था. तो जिसके कारण दे वे फेसिंग दी प्रॉब्लम्स. शिफ्टिंग कल्टिवेशन विच आई टोल्ड यू दे यूज टू डू agriculture in a piece of land under the forest. They clear it, they burn it, and then they do the agriculture. Then again they shift towards the another land surface. Now we are going to see the next point about how did colonial rule affect tribal lives. जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने जो अपना कॉलोनियल रूल लाया इंडिया में तो उसके कारण जो ट्राइबल्स थे उनके लाइफ्स में क्या अफेक्ट पड़ा. During pre-colonial time, tribal chiefs enjoyed many administrative and influencing rights. But during the colonial period, there was a loss of power for the tribal chiefs. They had to obey British law
and the government restricted the rights of the tribal chiefs. So now what happened? These tribals before colonial period, they were enjoying their life. So all the things were totally arranged. Administrative works were going on. They all were enjoying their freedom. But now when this colonial period came in their life, so they stopped their freedom. They brought the new laws which created problem for the tribal people. तो ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने जब नया नया लॉज लाया इस कॉलोनियल पीरियड में, जिसके कारण जो ट्राइबल्स अपनी लाइफ पहले एंजॉय कर रहे थे जंगलों में रह करके, अब वो सब उनके लिए रोक दिया गया उन लोगों को, जिसके कारण उनकी लाइफ अब उतनी अच्छी नहीं रही. व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? अब जो उन लोगों के साथ क्या हुआ, जो लोग एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जा जाके जो कल्टीवेशन करते थे, उनके साथ क्या हुआ? Let's see. They wanted the tribals to settle down. सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में क्या बोला ब्रिटिश ने ट्राइबल्स को? क्या बोला कि उन्हें एक जगह पे सेटल होकर के ट्राइबल्स को अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा. तो वो हर जगह पे घूम घूम के खेती नहीं कर सकते, इसे मना कर दिया गया. नेक्स्ट, British government wanted tax, therefore they wanted tribals to settle down as it is easier to calculate tax. ब्रिटिश जो थे वो ट्राइबल से भी टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे, और जब ट्राइबल्स अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जा जा के खेती करेंगे, जिसके कारण ब्रिटिश के लिए डिफिकल्ट हो रहा था उनसे टैक्स कलेक्ट करना, इसीलिए उन्होंने उन्हें कहा कि एक स्थान पे स्टे करके आप कल्टीवेशन करो, जिससे वो ब्रिटिशर्स इजीली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, सेटल कल्टीवेशन was not successful where water is scarce and soil is dry. इवन ट्राइबल्स, कुछ ट्राइबल्स ने कोशिश भी की, वो एक जगह पे रह करके उन्होंने कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया, लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो एरिया था वो इतना फर्टाइल नहीं था. दूसरा, वहाँ पे वाटर की कमी थी, और जो सॉइल था वो पूरा ड्राई था, जिसके कारण ये जो ट्राइबल्स थे वो वहाँ पर ईजिली खेती नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट, facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. जब ये प्रॉब्लम ट्राइबल्स के लिए इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो काफ़ी सारे जो ट्राइबल्स थे वो एक साथ मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ये जिसके कारण फाइनली ब्रिटिश को फोर्सफुली अपना जो था उसको चेंज करना पड़ा, और उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए कुछ पार्ट पर, सारे एरियाज में नहीं, बस कुछ पार्ट पे अलाउ किया उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज में ट्राइबल्स को वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए. व्हाट वर द फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट? ब्रिटिश ने क्या फॉरेस्ट लॉ बनाया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ट्राइबल्स पे? लेट्स सी. द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर ओवरऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी. तो ब्रिटिश ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है वो स्टेट का प्रॉपर्टी है. मीन्स अभी तक जो ट्राइबल्स थे वो ये सोचते थे कि उनके एंसेस्टर्स यहाँ रहते आए हैं तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये जो फॉरेस्ट है वो उनका है और वो वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं. बट अब ट्राइबल्स ने नया लॉ लाया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, ये किसी ट्राइबल की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके कारण इन्होंने ये नया लॉ लाया फॉरेस्ट एरिया में. नेक्स्ट पॉइंट, सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट विच वॉज यूज टू प्रोड्यूस टिम्बर which the British wanted. और कुछ फॉरेस्ट एरियाज को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में रखा, जिसमें जो ब्रिटिश चाहते थे वो सारे प्लांट्स उसमें उगाए जाते थे. नेक्स्ट, द कॉलोनियल ऑफिशियल्स allowed some land for home cultivation that they could provide labor for the forest department for looking after forest. कुछ एरियाज में जो था वो कॉलोनियल ने, ब्रिटिशर्स ने एक यहाँ पे ट्राइबल्स को रहने की अलाउ दी, वो भी इसलिए कि वो एक तरह से फॉरेस्ट जो है उसका देख रेख करें, दूसरा जब भी वहाँ पे लेबर की कमी हो तो ये लोग उसको भी फुलफिल करें. What was the impact? Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. कई सारे ट्राइबल्स ने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई. They reacted. Then they disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal. Such was the revolt of Songram Sangam of 1906 in Assam. तो कई सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने इसे इलीगल कहा, और एक रिवॉल्ट भी हुआ आसाम में जो कि 1906 में हुआ था. Many people, for example, like money lenders, traders, for purchasing raw goods and lending money. कई सारे जो लोग थे, जैसे मनी लेंडर्स थे, ट्रेडर्स थे, और जो गुड्स लाते थे, वो सारे जो लेंडर्स थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे. These traders made huge profit, but only a major amount reached the producers.
मेनली जो एंजॉयमेंट था वो सिर्फ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और परचेसिंग रॉ गुड्स इन लोगों का था। मेनली जो वहाँ पे काम कर रहे थे उन लोगों के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा था। The condition of people who went to towns for work was not also better. जो लोग शहर में जाकर के काम कर रहे थे उनके लिए भी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी। They were paid low wages and prevent them from returning home. और जो लोग दूर जाकर के काम कर रहे थे उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी और उन्हें मतलब उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए भी छूट नहीं दी जा रही थी। उन्हें कंटिन्यूसली वहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा था। Throughout the 19th and 20th century, tribal rebelled against the forest laws. जब हम देखें 19th और 20th सेंचुरीज में लगभग जो ट्राइबल्स थे उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया इस नए जो फॉरेस्ट लॉ आया था उसके अगेंस्ट। The Kolas rebelled in 1831 to 32. Santhal rose their revolt in 1855. The Basta rebellion in central India broke out in 1910 and the Wali revolt in Maharashtra on 1940. तो हमने क्या देखा, ये 19th और 20th सेंचुरी के बीच में लगभग जितने भी ट्राइबल्स थे उन लोगों ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. Students, when you will see this map, you can see the different tribals, those who are staying in different parts of the India. Mainly, we have to focus for this Jharkhand area, this Jharkhand state. Inside this Jharkhand states, we are having the Santhal, Munda, and this Oraon. So inside this, we are going to discuss about this Munda tribals mainly. So this Birsa Munda, we are going to discuss now. This Birsa Munda, he was the Indian tribal freedom fighter. In 1895, Birsa urged his followers to recover the past glory, a golden age where the tribals held their heads high. जो बिरसा मुंडा था उसको जो झारखंड के लोग थे, लाइक मेनली जो ट्राइबल्स थे, वो इन्हें भगवान मानते थे। वो मानते थे कि बिरसा मुंडा जो भी कहता है वो सच होता है, वो किसी को टच कर दे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की लोगों की मान्यताएं थी बिरसा मुंडा को लेकर के। बिरसा मुंडा जो था वो 1895 में उसने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को जागरूक किया कि हमारा जो गोल्डन एज था, जो हमारे पेरेंट्स और जो एंसेस्टर्स थे उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, इस जंगल में रहकर के वो कितने खुश थे। He talked of a golden past where Mundas led a good life. उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। Constructed embankments, tapped natural springs, planted trees, practice cultivation on earn their living. उन्होंने बताया, बिरसा मुंडा ने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे वो एक तरह से बांध बना करके वहाँ पे प्लांट्स उगाते थे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। इसके अलावा उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of riot, and jailed him for 2 years. जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि बिरसा मुंडा जो है एज अ लीडर का काम कर रहा है और उसने लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक किया है कि लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके कारण बिरसा मुंडा को ब्रिटिशर्स ने 1895 में जेल भेज दिया 2 साल के लिए। जब बिरसा मुंडा लौट कर आया इन द ईयर ऑफ 1897, when Birsa was released in 1897, he began to gather support against the British by using traditional method. तो इसे कंटिन्यू किया बिरसा मुंडा ने और ट्रेडिशनल मेथड अपनाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के लिए। They attacked police stations and churches and raided the property of money lenders and jamindars. तो यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने अपना जो मिल करके साथ में फिर पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्च पे अटैक किया। इसके अलावा वहाँ के जो मनी लेंडर्स थे, जिनकी जो जमींदार थे, उन लोगों को लूटा। तो इस तरह से उन्होंने काम करना चालू किया धीरे धीरे। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने एक नया फ्लैग अपनाया, व्हाइट फ्लैग, जिसको बिरसा राज के नाम से इस सिंबलाइज किया गया। इन 1900 बिरसा मुंडा डाइड of cholera and the movement faded out. 1900 में बिरसा मुंडा का डेथ हो गया और जिसके कारण ये जो था वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक गया था। This you can see where Birsa Munda is telling to their people about his thoughts. So mainly what happened? What was the significance of the movement of Birsa Munda? It showed that the tribals could protest against injustice and express their dissatisfaction over the colonial rule. जो बिरसा मुंडा ने आवाज उठाया, लोगों को जागरूक किया, तो इससे हमें ये मिलता है कि जो ट्राइबल्स थे वो भी अपने इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठा करके अगेंस्ट जा सकते थे ब्रिटिश रूल के। It introduced laws so that the government could not take away the land of the tribals.
उन्होंने ये भी नया दिखाया है कि जो ट्राइबल्स है वो जो स्टार्टिंग से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, तो कोई भी नया लॉ बना करके इनके जंगलों को इनसे नहीं छीन सकता. So these all are the new things which came after the when Birsa Munda become the leader of this revolt. You can see here in the diagram the Gonds people. Thank you, students. I hope so you understood.